गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं हूं इतिहास का प्रवक्ता पवन और मेरे संग पढ़ेंगे आप अपने इतिहास की पुस्तक जिसका नाम है विश्व इतिहास के कुछ विषय। बहुत इंटरेस्टिंग बुक है और इसका अंतिम लेसन हम जो है दूसरे भाग पे पहुंच चुके हैं। मेरा चैनल वो चैनल है जहां आपको आपसे रिलेटेड जो आपको चाहिए हर मटेरियल मिलने वाला है, चाहे वो छोटे आंसर हो, बड़े आंसर हो, चाहे वो मॉडल क्वेश्चन पेपर हो, चाहे वो लेसन्स की सारी वीडियो हो, या फिर जो है आपके मानचित्र से संबंधित वीडियो हो, सारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सारी वीडियो आप तक जो है बन चुकी है और आप इसको जब मर्जी देख सकते हैं। लेकिन जरूरत क्या होगी, मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मेरे चैनल का नाम है स्टडी हिस्ट्री विद पवन चौहान। चलिए आज हम दूसरा पार्ट जो है इसका करने वाले हैं और दूसरे पार्ट में जो हम चर्चा करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। 3-3 नंबर के ही प्रश्न ये पूछे जाते हैं। चीन जापान युद्ध और उसकी जो संधि हुई थी, कौन सी संधि थी वो हम चर्चा करेंगे। रूस और जापान के साथ युद्ध हुआ और याद रखो दोनों का ही परिणाम कहते हैं कि दोनों ही, चीन भी हार गया और रूस भी हार गया। किसके? जापान के आगे। देखिए भौगोलिक दृष्टि से छोटा सा देश, बिंदु भर देश, रसिया इतना बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा देश, और चाइना, इन दोनों देशों को उसने धूल चटा दी 2 युद्धों में। और इसके पीछे कारण क्या था कि जापान की जो सैन्यवाद की नीति थी वो काफ़ी सफल रही थी। तो ये सैन्यवाद नीति भी पढ़ेंगे, उसके उदय के कारण क्या रहे थे पीछे वो भी पढ़ेंगे, सफल क्यों हुआ जापान वो भी पढ़ेंगे। 1945 ईस्वी के पश्चात फिर जो है जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो जापान की क्या स्थिति थी, और 1960 ईस्वी में जापान क्या जो है जब 2 बम गिराए थे उसके बाद क्या जापान जो है वो नीचे चला गया, निम्न स्तर में चला गया, ऊपर रहा। ये सारी चीज़ें हम आज पढ़ने वाला, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप अपने बोर्ड के पेपर की तैयारी करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आपने सुनना। लेकिन एक ख्याल इसी जगह के ऊपर मैप है तो मैं बता दूं मुख्य कारण, क्योंकि मैंने कारण यहाँ पर नहीं बताए हैं, मैंने वही बताए जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जापान जो छोटा सा देश था उसका जो है वो काफ़ी औद्योगिकरण वहाँ हो चुका था, बहुत सारी वस्तुओं को वो बेचता था और कहीं से लेता भी था। तो सबसे नज़दीक इसका जो पड़ता है वो है कोरिया का प्रदेश। अब ये उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया में डिवाइड होगा, लेकिन पहले कोरिया ही क्षेत्र होता था। तो चीन जो है वो कोरिया को भी मानता था कि मेरा ही क्षेत्र, जैसे आज भी हमारे भारतवर्ष के अरुणाचल प्रदेश को कहता है मेरा ही है जी। तो चीन हर जगह ऐसे करता है, तो भाई कोरिया को अपना मानता था। यहाँ से रसिया जो है बड़ा जो देश था, तो वो भी देखिए, अगर रसिया भी जो है कोरिया के साथ इसकी सीमा लगती तो ये भी यहाँ पर चाहता था। इवन रसिया जो है मंचूरिया में, ये मंचूरिया वाला देश ये पड़ा जाए, अगर इसकी गर्दन जो ऊपर चाइना की ये मंचूरिया, तो ये जो मंचूरिया था या जो कोरिया जो प्रांत था, इन जगहों के ऊपर यहाँ पर पोर्ट आर्थर है, ये सारे इन क्षेत्रों को ही पाने में जो है प्रभाव क्षेत्र बनाने में, उपनिवेश स्थापित करने में जो है जापान जो है वो आगे था और रसिया इसके साथ जो है वो आगे से आगे जो इसको आंखें दिखा रहा था। तो यही कारण था सारे, चाहे चीन के साथ युद्ध हुआ हो वो भी कोरिया को लेकर ही युद्ध हुआ, या जो क्षेत्र थे आपका लियाओतुंग का था या कोई और क्षेत्र थे उनको लेकर हुआ, मंचूरिया को लेकर हुआ। इसी तरह रसिया भी जो है मंचूरिया तक पहुंच गया था, उसने रेलवे लाइन बिछा ली थी। तो ये सारे कारण थे जो मैं आगे नहीं बताने वाला हूँ। हम सिर्फ वही पढ़ेंगे कि कौन सी संधि हुई और उनकी धाराएं क्या थी, ठीक है, और प्रमुख घटना क्या घटी थी, ये चीज़ पढ़ेंगे। तो ये याद रखना आपने। इस के बाद अब चलते हैं, जो पहला भाग मैंने आपको पढ़ाया, अगर आपने ध्यान से सुना होगा ना तो अब तक आपको सारी चीज़ें याद होगा, और याद रहना ही सबसे इंपॉर्टेंट काम है, तभी तो आप कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी में बैठ भी सकते हैं इजली। देखिए पहला क्वेश्चन, पहला जो रिक्त स्थान भरिए, जापान लगभग डैश द्वीपों से बनकर मिलकर बना है। बिल्कुल सही कहा, 3000। इसके 4 सबसे बड़े जो द्वीप थे जिनका 97% जो है जो भूमि है इन्हीं 4 द्वीपों में बन जाती है, बाकी जो छोटे छोटे जो है द्वीप समूह हैं। तो भाई इनके नाम आपने बताना है। सबसे बड़ा द्वीप होन्शु, फिर क्यूशु, फिर शिकोकू और होकाइदो। होन्शु में ही जो है राजधानी टोक्यो भी पड़ती है। नेक्स्ट अगला है, यहाँ की डैश भूमि पर कृषि की जाती है, कितने प्रतिशत? बिल्कुल ठीक कहा, 17% भूमि पर कृषि की जाती है। तीसरा ये रहा, जापान का सबसे प्राचीन धर्म सेंतो, बिल्कुल कहा सिंटो। चौथा, 1603 से लेकर 1867 ईस्वी में कौन से परिवार या कौन से वंशजों ने सबसे ज्यादा स्वगुणों के पदों पर, प्रधान सेनापति के पद पर जो है वो कार्य किया, और वो थे तोकुगावा। लिखा भी है नीचे तोकुगावा, बिल्कुल। तोकुगावा स्वगुणों ने डैश को अपनी राजधानी बनाया। किसे बनाया?
देखिए टोक्यो जो है आज की राजधानी, लेकिन इसका पहला जो नाम था वो तो ईदो, तो ईदो को उन्होंने अपनी राजधानी जो है बनाया था। छठा ये रहा, पांचवा ये रहा, 31 मार्च 1854 ईस्वी को डैश की संधि हुई। को युद्ध तो मैंने पढ़ाया नहीं है, तो इसका मतलब संधि, यस याद आया, कमाडोर मैथ्यू पर, याद है ना आप लोगों को। तो कमाडोर मैथ्यू जो है, जो अमेरिका से राजदूत भेजा गया था संधि करने के लिए, उसने 1854 ईस्वी में जापान के साथ जो है वो संधि करी थी, लेकिन उस संधि का नाम भी था, क्या था, कानागावा, बिल्कुल सही कहा, कानागावा की संधि। 1868 ईस्वी में डैश जापान का नया सम्राट बना, जिसने मेजी की उपाधि भी धारण करी थी, बिल्कुल ठीक कहा, मुत्सुहितो। ये पहला सम्राट बना जिसने मेजी की उपाधि धारण की थी। सातवां डैश ईस्वी में जापान में सामंती प्रथा का अंत, मुत्सुहितो ने क्या किया, सामंती प्रथा का अंत किया, लेकिन कब किया, बिल्कुल 1871 ईस्वी में। फिर आता है आठवां डैश ईस्वी में जापान में टोक्यो विश्वविद्यालय, और फिर महिला विश्वविद्यालय कौन कौन सी ईस्वी में किया गया, जापान का विश्वविद्यालय टोक्यो विश्वविद्यालय राजधानी में स्थापित था 1877 में, और जो महिला विश्वविद्यालय होता 1901 ईस्वी में। बिल्कुल सही कहा। नेक्स्ट अगला है 9वां डैश ईस्वी में एक नए संविधान को नया संविधान लागू किया गया, जिसके अनुसार डैश को सर्वोच्च सत्ता सौंपी गई। कब किया गया भाई ये बताना है, तो 1889 जो है में जो है वो संविधान नया लागू किया गया, और इसके अनुसार जो है सम्राट पहले कौन थे, बड़े सामंती लोग, अभी पढ़ा हमने तोकुगा वंश के जो शोगुन थे वो सबसे बड़े जो है ताकतवर थे, लेकिन अब सत्ता जो है बदल गई थी, और 1889 में अब संविधान के अनुसार जो है सर्वोच्च सत्ता किसे दे दी गई, सम्राट को दे दी गई, और वो सेनाओं का अध्यक्ष भी वही होता था। 10वां ये रहा, 1995 ईस्वी में जापान में डैश मील लंबी रेल लाइन बिछाने का कार्य पूरा किया गया, लगभग 2000, बिल्कुल सही। तो आपने अच्छे से तैयारी करी। चलिए आप आगे भी ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए। चीन जापान युद्ध, बहुत समझने वाली बात है। मैंने कह दिया कि क्यों, कोरिया को लेकर, कोरिया में प्रभाव क्षेत्र को लेकर चीन और जापान में जो है वो, और चीन को लगता था कि ये छोटा सा देश में इसको हरा दूंगा, तो इसलिए जो है चीन ने जापान ने काफ़ी कोशिश करी चीन से समझौता करने के, लेकिन चीन था कि मानता ही नहीं। ऐसा होता ना, बहुत सारे लोग जो बड़े बड़े कद हैं, बड़े कद काठी को देखकर कई बार छोटे लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी करते हैं, लेकिन बदतमीजी काफ़ी लंबे समय तक नहीं चलती, और एक टाइम आता है वो खड़ा होता है और ऐसा बदल लेता है वो जिंदगी भर याद रखता है। तो वैसे ही जापान ने भी किया भाई 17 अप्रैल, और उसने इसको मजा चका दिया, मतलब हरा दिया पूरी तरह से, और अंततः चीन को जो है इस छोटे से द्वीप के, छोटे से देश के साथ जो है संधि करना पड़ी 17 अप्रैल 1895 ईस्वी को, याद रखना, ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस संधि का नाम था शिमोनोसेकी की संधि, जिस जगह के ऊपर हुई थी वो शिमोनोसेकी जगह थी, तो इसलिए शिमोनोसेकी की संधि इसको कहा जाता। कब हुई, 17 अप्रैल 1895 ईस्वी को। और एक अपमानजनक संधि थी, मतलब जापान जीत गया था और उसने संधि की शर्तें खुद तय करी। पहली शर्त क्या थी कि आप चीन जो है अब कोरिया को पूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र मानेगा। चीन नहीं बोलेगा कि भाई मेरा ही भाग है, जैसे कि भारतवर्ष के जो है अरुणाचल प्रदेश को चीन जो है वो गलत निगाह से देखता है और हर बार कहता है कि तो मेरा क्षेत्र है, मेरा क्षेत्र है। तो अब उसने क्या क्या कह दिया, जापान ने बोला कि भाई अब छोड़ दे इसको, ये तेरा कोई क्षेत्र नहीं है, पूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता इसको देनी होगी। ये पहली शर्त मनवाई। दूसरा, चीन ने अपनी 4 जो क्षेत्र थे वो जापान को दे दिए। कौन से, पोर्ट आर्थर थे, फार्मोसा थी, पेस्काडोरस था और लियाओतुंग। ये मैं आगे मानचित्र में आपको बताने वाला हूँ। ये 4 याद रखना पड़ेंगे। लियाओतुंग का प्रदेश जो सबसे इंपॉर्टेंट था, ये सारे जगह जो है वो जापान को दे दी अपने व्यापार के लिए। फिर चीन ने माना कि वह युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए, भाई जापान ने बोला भाई युद्ध जो है ना तेरी वजह से हुआ है, मैं तो बार बार कोशिश करता रहा लेकिन तू बोला कि बस युद्ध ही करना है, तो ले भाई अब आप मेरे लिए क्या करेंगे, 2 करोड़ ताइल जो मेरा खर्चा हो, मेरी जो क्षति हुई है, हानि हुई है इस युद्ध में, वो उसकी भरपाई भी तुम करो। कितना, 2 करोड़ ताइल, याद रखना 2 करोड़ ताइल क्षतिपूर्ति। भाई जीता हुआ देश है ना, बिद्दू भर देश है तो जीता भी है भाई। चौथा है चीन जापान को सर्वाधिक प्रिय देश, सर्वाधिक प्रिय देश। अरे ये सर्वाधिक प्रिय देश मैंने पहले ही बताया था, क्या मतलब होता है सर्वाधिक प्रिय देश घोषित करने का मतलब है कि आप उनके साथ जो है उनको जो व्यापार है, व्यापार में बहुत सारी सुविधा देंगे, उनसे टैक्स कम लेंगे। ये सारा सर्वाधिक प्रिय देश होता है मतलब घोषित करने से ये रियायतें जो है उस देश को मिलती हैं। तो चीन को जो है जापान को क्या बोलना पड़ा कि तुम जो है क्या सर्वाधिक प्रिय देश है, यह मान्यता देना पड़ी। तो इसका मतलब जापान को उससे क्या बनी, रियायतें मिली। वो निर्भीक जो है कम टैक्स के ऊपर जो है अपना व्यापार जो है उसके साथ कर सकता था, मुनाफा कमा सकता था। 5वां, चीन जापान के व्यापार के लिए अपनी 4 बंदरगाहें, कौन कौन सी बंदरगाहें, सांसी, सोचाऊ, चुंगकिंग और हंगचाऊ, ये 4 बंदरगाहें उसने व्यापार के लिए जो है वो खोल दी।
क्षेत्र 4 दिए, 4 बंदरगाहें दी, 2 करोड़ दिए क्षतिपूर्ति के तौर पर, और सर्वाधिक प्रिय देश। और इसके अलावा ये भी माना कि चीन अगर युद्ध की क्षतिपूर्ति जो राशि जो है जमा नहीं करवाएगा, कितनी है 2 करोड़ ताइल नहीं देगा, तब तक वो एक और बंदरगाह वी हाई बी जापान के पास रहेगी, और जिस दिन वो 2 करोड़ ताइल दे देगा तो वो वापस दे दिया जाएगा, वी हाई बी को वापस दे दिया जाएगा। अब क्या हुआ कि जो रूस जो था वो, देखिए मैंने रूस भी अड़ंगा अड़ाता था, तो रूस ने क्या किया, फ्रांस और जर्मनी के साथ मिलकर क्या किया भाई, जापान के ऊपर जो है वो बड़ा दबाव बनाया कि लियाओ तुंग, क्योंकि लियाओ तुंग के ऊपर जो है वो कि रूस की भी नज़र थी, उसको बड़ी दिक्कत, रूस के नज़दीक लियाओ तुंग था, मंचूरिया जैसे, तो उसको लेकर जो है रूस ने जर्मनी और फ्रांस के साथ मिलकर जो है वो जापान को जो है इसका कदर कर दिया कि उसे लियाओ तुंग का प्रदेश छोड़ना पड़ा। ठीक है जी, उसने छोड़ दिया, लेकिन इसके बदले में जापान ने क्या लिया, 3 करोड़ ताइल और अतिरिक्त मनी लिया। 2 करोड़ ताइल पहले लिया, अब 3 करोड़ और 5 करोड़ ताइल जो है कुल धनराशि जो उसने ली। लेकिन इस घटना से क्या हुआ, अब रूस और जो जापान थे उनके रिश्ते जो है बिगड़ गए, क्योंकि रूस ने ये चाल चली थी और जापान को इसका पता लगा, तो ये दोनों के रिश्ते खराब हो गए। जो आगे आने वाला जो युद्ध था 1904-05 में, जो किसके बीच में हुआ, जापान और रूस के बीच में, ये कारण था। ठीक है जी, तो ये कारण था। चलिए आगे दूसरा युद्ध, रूस जापान युद्ध 1904-05, बता दिया ना मैंने मेन कारण। लेकिन एक और कारण भी था, मंचूरिया। ये है रसिया, और रसिया की जो ये रसिया सारा है। मंचूरिया में इसने रेलवे लाइन बिछाई हुई थी, और रेलवे लाइन बिछाने के बहाने जो है व्यापार तो कर ही रहा था, लेकिन साथ में उसने सेना भी घुसा दी यहाँ पर, इस क्षेत्र को जो है अपने अधिकार क्षेत्र में करना चाहता था। और इससे उनको कोरिया वाला जो क्षेत्र था उसका प्रभाव क्षेत्र में जापान को खतरा था। ठीक है, तो जैसे अमेरिका जो घुस गया जो है, आजकल देखना अपने रसिया का जो युद्ध चल रहा है यूक्रेन के साथ, तो यूक्रेन में जो है, यूक्रेन में अमेरिका घुस गया तो उसकी सीमा तो साथ में रसिया के साथ पड़ गई, इसलिए जो उसने यूक्रेन को पहले ही सबक सिखा दिया रसिया को। तो वैसा ही कि ये क्षेत्र में अगर रूस आ जाता है तो सीधा ही कोरिया वहां स्थित होगा, इसलिए उससे बचने के लिए जो है ये इस क्षेत्र को पाने के लिए ही दोनों के बीच में जो युद्ध हो गया 1904 और 5 बार युद्ध हुआ। और क्या हुआ भी, रसिया भी बहुत जो जार का शासन उस समय था, जार जो सम्राट था उसने सोचा कि अब पिद्दू हर देश है, तो उसने जो है युद्ध किया उसके साथ, और युद्ध किया। जापान वाले पहले से ही बड़े प्रशिक्षित थे, उन्होंने पहला भी युद्ध जीता हुआ था चाइना के साथ 94-95 में, तो उनका उत्साह बहुत बड़ा था। उत्साह बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो भाई रूस को भी मुंह की खानी पड़ी। और लास्ट में क्या, कौन सी संधि इनके साथ, पोर्ट्समाउथ की संधि, याद रखना पोर्ट्समाउथ। 5 सितंबर 1905 ईस्वी को रूस और जापान के मध्य जो है पोर्ट्समाउथ की संधि हुई, याद रखना पोर्ट्समाउथ की संधि। और पहले कौन सी हुई, शिमोनोसेकी की संधि। अब इस संधि की धाराएं क्या थी, देखिए पहली आपको याद रहेगी, अब दूसरी देखिए। कोरिया में जापान के राजनीतिक, कोरिया ये जो जगह थी, रसिया इसको नहीं दे मानता था, हालांकि चाइना ने दे दी थी, लेकिन रसिया बोलता था नहीं भाई मैं नहीं मानता इस बात को, क्योंकि उसको ज़्यादा अकड़ थी ना। तो जापान ने जब इसको हराया तो उसकी अकड़ जो है सामने, उसने क्या कहा, उसने भी स्वीकार कर लिया भाई कि जापान के यहाँ पर चाहे राजनीतिक हो, सैनिक हो, आर्थिक हित, ये सारे जो है हम स्वीकार करते हैं। तो पूरे से एक तरह से उपनिवेश अब किसका बन गया, जापान का बन गया। ठीक है जी। दूसरा, पोर्ट आर्थर और लियाओतुंग के प्रायद्वीप जापान को मिल गए। ये पहले भी आया था पोर्ट आर्थर लियाओतुंग, देखिए मैं बता ही देता हूँ, पोर्ट आर्थर यहाँ पर है। ठीक है, पोर्ट आर्थर, लियाओतुंग का प्रदेश ये है, लियाओतुंग का प्रदेश, ये सारा ये वाला हिस्सा जो है लियाओतुंग का प्रदेश है। ठीक है जी, इसके ऊपर जो है जापान को ये मिल गए। फिर रूस तथा जापान दोनों ने माना कि मंचूरिया से अपनी सेनाएं वापस, मैंने कहा था मंचूरिया में सेना जो घुसा दी थी किसने, रूस ने। इधर से जापान भी घुसा रहा था, लेकिन रूस की सबसे ज्यादा सेना वहां पर थी, तो मान लिया कि रेलों की रक्षा के लिए कुछ सैनिकों रखेगा, पटरियों को तोड़े ना कोई, इसलिए हाँ थोड़ी सी सेना रख लेगा, लेकिन इस सेना का कोई काम जो है राजनीतिक नहीं लिया जाएगा। केवल इस सेना का उपयोग जो है किस लिए, व्यापारिक और औद्योगिक उद्देश्य के लिए ही किया जाएगा, ना कि किसी और। ऐसा नहीं कि अंदर अंदर से साजिश करे जापान के लिए अपनी सेनाओं को यहाँ इकट्ठा करते रहे जो बारूद करता कर। तो ये मान लिया गया, किसने माना, रूस ने मान ली ये सारी बातें। और रूस का एक क्षेत्र था, ये वाला क्षेत्र देखेंगे, इसको स्कालिन द्वीप बोलते हैं इसको। तो इसका दक्षिणी हिस्सा, आधा हिस्सा जो है वो किसके अधिकार क्षेत्र में चलेगा, ये जापान के अधिकार क्षेत्र में उपनिवेश स्थापित कर लिया एक तरह से उसने आधे स्कालिन द्वीप के ऊपर। तो ये हुई कौन सी संधि, पोर्ट्समाउथ की संधि। किसके बीच में, ये रूस और जापान के बीच में 1905 में, 5 सितंबर 1905 इसमें। तो 3 नंबर का प्रश्न ये पूछे जाते हैं। चलिए जी, अब चलते हैं नेक्स्ट। जापान की सफलता, 2 बड़े देशों को सबक सिखाना जो अपने से कई गुना बड़े। सोचिए, चींट के आगे हाथी थे। तो भाई
इन हाथियों को सबक सिखाएगा और इसके पीछे सफलता के कारण क्या थे ये जानना बहुत जरूरी है। एक तो देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत सैनिक और जनता, अगर ये डिपेंड करता है कि तुम अपने देश से कितना प्यार करते हो। अगर देशभक्ति की भावना से तुम लड़ोगे तो तुम्हारी शक्ति जो है कई गुना बढ़ जाएगी। जिसका उद्देश्य ही कुछ ना हो तो वो क्या लड़ेगा, वो तो पहले ही हारा हुआ व्यक्ति है। दूसरा है सेना का आधुनिक ढंग से पुनर्गठन। जापान ने अपनी सेना का पुनर्गठन किया हुआ था, आधुनिक तरीके से लड़े वो लोग, ठीक है, तो इसलिए जीतना उनका स्वाभाविक था। और बाकी दूसरी तरफ केवल भीड़ मात्र थी, केवल मात्र भीड़। जार की जो सेना या चाइना में जो है जो सेना थी वो भीड़ मात्र थी, उनको कोई प्रशिक्षित सेना नहीं थी, जबकि जापान की सेना प्रशिक्षित थी। पूरी तैयारी कर ली थी जापान ने। युद्ध के आरंभ होने से पहले जब भी युद्ध होते थे उसकी पूरी तैयारी कर लेता है। मैंने कहा ना, बाबर भारतवर्ष के, अगर बाबर जब ये सक्सेस हुआ यहाँ पर दिल्ली के सल्तनत काल में, और इब्राहिम लोदी की लाखों की सेना को केवल 1000 की सेना ने ही हरा दिया, हजारों की सेना ने हरा दिया, 5 गुना सेना को, सोचिए। तो क्यों? क्योंकि जो है बाबर ने 9 दिन का जो समय मिल गया था उसे प्लासी के युद्ध में, वो 9 दिन उसने किस लिए लगाए? अपने अभ्यास के लिए। कोई खंदकें खोदी, कोई जो रसद आ रही थी उनकी सेना के लिए, 1 लाख सेना के लिए, वो काट दी। तो ये सारे काम करने के बाद जब युद्ध लड़ा गया 9वें दिन, तो पूरी तरह से हार गई लाखों की सेना और हजारों की सेना जीत गई, क्योंकि उन्होंने आधुनिक तरीके से संगठित तौर पर और पूरी तैयारी के साथ जो है युद्ध लड़ा। तो ये है, इतिहास सिखाता है हमें। चौथा है, जापानीज के जो योद्धा थे, जो सेनापति थे, वो भी बहुत 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 जो है योग्य थे, जिसमें तोजो, आयोमा और नोगी, ये बहुत योग्य जो है वो प्रशिक्षित सेनापति थे। जब प्रशिक्षित सेनापति हो तो सैनिकों का अनुभव या सैनिकों का जो वार है वो कई गुना बढ़ जाता है, तरीका आ जाता है उसमें। तो भाई सेनापति ही अच्छा ना हो तो सेना क्या करेगी। 5वां था, रूस का जो जार था वो जापान की सैन्य शक्ति का ठीक अनुमान नहीं लगा सका, चाहे वो चाइना था चाहे जो फ्रांस था। वहां की सरकार जापानीजों को केवल देश के मामले में देखा है, कितना छोटा बिंदु भर देश थे, ये नहीं देखा कि उसकी सेना कितनी संगठित है, तो सैन्य शक्ति का ठीक अनुमान नहीं लगा सके। और छठा आता है फ्रांस, उनको लगा था कि जो फ्रांस उनकी सहायता करेगा, लेकिन 1914 ईस्वी में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में जो है वो समझौता हुआ, तो इसका कारण जो है दूसरे देशों ने इन युद्धों में नहीं पड़े, और इस कारण जो है ये भी जापान के जीतने का कारण बना था। क्लियर होगा, क्योंकि इंग्लैंड ने जापान के साथ संधि करी हुई थी और फ्रांस का रूस के साथ था, लेकिन जो है फ्रांस नहीं कूद पड़ा क्योंकि उसका इंग्लैंड के साथ भी समझौता हुआ था। तो इसलिए 1914 की संधि के अनुसार भी फ्रांस जो है तटस्थ रहा, और इस कारण जो है रूस हार गया। क्लियर हो गया जी। तो यह है जापान की सफलता के कारण। फिर आता है जापान में सैन्यवाद के उदय के कारण। यह अंतिम है कि सैन्यवाद का उदय, सैन्यवाद होता है कि जब हम सैनिकों के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं और ज़्यादा सेना बढ़ाते हैं तो तब उसे सैन्यवाद कहते हैं। सैन्यवादियों की महत्वाकांक्षा नंबर 1 है। पहला कारण बता रहे हैं कि उदय क्यों हुआ। सैन्यवादी को महत्वाकांक्षा, हमारी महत्वाकांक्षा जब बढ़ जाती है ना, उस महत्वाकांक्षा को फुलफिल करना, किया जाना और फिर और महत्वाकांक्षी हो जाना, ये भी कई बार जो है घाटे का सौदा होता है, जो बाद में बताएंगे कि जापान ने कहा इस महत्वाकांक्षा का जो भुगतान करना पड़ा, वो आगे पढ़ेंगे। चीन और रूस को हराना, देखिए 1994-95 में। फिर जो है जापान आपका रूस को हरा दिया, चीन को हरा दिया, फिर रूस को हराया 1904 और 5 में। फिर 1902 में जापान और इंग्लैंड के बीच में समझौता हो गया। इतनी बड़ी ताकत बन गया कि इंग्लैंड जैसा देश भी जो इसका जो है वो इसका क्या बोलते हैं वो, आप बोलते हैं ना कि हम जो है वो उनके मुरीद हो गए एक तरह से। जब वो जीता छोटा सा देश जो है, तो इंग्लैंड उस समय महाशक्ति के तौर पर उभर चुका था, तो उसने भी जापान का जो है पीठ थपथपाई और दोनों के बीच में समझौता हो गया 1902 ईस्वी में। इससे और इसकी ताकत और बढ़ गई। तो ऐसी चीज़ें जब जापान के साथ हो रही थी, इतने बड़े बड़े देशों को उसने हरा दिया, तो उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ गई कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, अब इतना ताकतवर गया हूँ कि कुछ भी कर सकता हूँ। और यही कारण का जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है क्या हुआ था कि बिना सरकार के परामर्श से सैनिक जो लोग थे, जो सैनिक अधिकारी थे, उनका सर इतना बढ़ चुका था, उनका कद इतना बढ़ चुका है कि सरकार को भी नहीं पूछते थे, परामर्श नहीं लिया जाता था कि भाई करें युद्ध या नहीं करें। अपने आप ही युद्ध कर लिया, कमांडरों ने डिसाइड कर लिया। और जो है 1931 में उन्होंने मंचूरिया पर जो है, चाइना का जो मंचूरिया क्षेत्र, उस पर आक्रमण कर दिया, जहाँ पर जो रसिया भी जो है प्रभाव क्षेत्र में था। ठीक है, तो यह अत्यधिक महत्वाकांक्षा का ये हुआ सैन्यवाद के उदय के कारण
दूसरा, उदारवादियों की मृत्यु। ये कहता है उस समय तक जो है, उस समय तक उदारवादी क्या होते हैं, ऐसे लोग जो एक बैलेंस बना के चलते हैं। उनको मालूम है कि जैसे हमारा, अगर हम यहाँ भारतवर्ष का करें तो हमारे भी यहाँ पर जो है कुछ जो है वो कुछ लोग जो है वो ऐसे थे जो जिन्हें कहते थे हम, एक शांत दल था, एक गर्म, हाँ ये गर्म दल और नरम दल। जो गर्म दल कहते हो वो जैसे सुभाष चंद्र बोस हो गए आपके, ये जिनको फांसी चढ़ाई गई हमारे भगत सिंह हो गए, या फिर जो है चंद्रशेखर आज़ाद, ये सारे गर्म खून वाले बल। तो कांग्रेस में जो जो दूसरे लोग थे जो जिनकी उम्र ज़्यादा थी वो ठंडे ठंडे खून वाले थे, है ना, लाल बाल पाल जैसे लोग जो थे। तो इस प्रकार से ऐसे उग्र और जो कम उग्र जो लोग थे, ये हर जगह ऐसा रहता था। तो उस समय तक जो है जापान में जो सैन्यवादियों के ऊपर अंकुश लगा के रखते थे, वो उदारवादी जो अधिकतर जो उदारवादी थे उनकी मौत हो चुकी थी, इसलिए अब उनके ऊपर अंकुश लगाने वाला कोई नहीं था। इस तरह का एग्जाम्पल देख लीजिए कि घर में अगर आपके पिता हैं तो पिता जो है आपको हर बार रोकेगा गलत काम करने से, लेकिन अगर पिता घर में नहीं होगी, उनकी मृत्यु होगी, तो आपके पास तो कोई अंकुश ही नहीं बचा। तो इस प्रकार से आप जो खुले हो जाते हैं, फिर आप उस खुली स्थिति में उसका फ़ायदा उठाते हैं, गलत फ़ायदा उठाते हैं। तो वैसे ही हुआ कि उदारवादी की मृत्यु हो गई थी, इसलिए भी जो है सैन्यवाद का उदय हुआ। तीसरा, नवयुवक अधिकारियों की श्रेणी का उदय। नवयुवक अधिकारी, पहले क्या था कि आपने पढ़ा कि सौगुनों के समय में केवल जो कुलीन वर्ग था, जो समुराई वर्ग था, केवल उन्हें ही जो है मौका मिलता था सेना में भर्ती होने का। लेकिन अब जो साधारण लोग लेकिन योग्य लोग हैं उनको अधिकारी नियुक्त किया गया। तो सामान्य वर्ग से लोग जो आने लगे, अधिकारी जो है आने लगे सेना में, और वो जो है वर्ग था वो कुलीन वर्ग नहीं था, श्रेणी। और कुलीन हमेशा उनसे जो है वो क्या करते थे, नफरत करते थे। तो वो दिखाना चाहते कि हम भी तुम्हारे से कम नहीं है, इसलिए शानदार विजय द्वारा समाज में अपना स्थान बनाना चाहते थे, जो उन्होंने बनाया भी। दो जो है लड़ाइयाँ लड़ी और दोनों ही जीती। तो इस प्रकार से इस स्थान को, और देखिए जब आपकी कहते हैं जैसे अभी आने वाला ये नाजीवाद और फासिस्ट, कि हिटलर और मोसोलिनी जो है जब इनके प्रारंभिक विजय होती गई तो इनका दिमाग और ख़राब होता चला गया, और उन्होंने सोचा अब तो हम जो विश्व के सबसे जो है वो विजयी आदमी होंगे। लेकिन इनको बड़ा मालूम था कि मित्र राष्ट्र उनका आने वाले टाइम में क्या हसर करेंगे, देश का नामो निशान जो है ख़त्म कर देंगे। ऐसा जो है हिटलर और मुसोलिनी की सेना के साथ हुआ, जर्मनी और इटली में हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध में। तो ठीक उसी प्रकार से जो है हम बात करें कि नवयुवक अधिकारी थे, उनका जो श्रेणी का उदय हुआ वो भी अत्यधिक सैन्यवाद का कारण जो है बना। फिर चौथा है नाजीवाद और फासिस्ट, जिसकी मैंने कह दिया। नाजीवाद जो है वो व्यवस्था थी जो जर्मनी में, ये विचारधारा, नाजीवाद एक विचारधारा, फासिस्टवाद भी एक विचारधारा है। तो नाजीवाद कहाँ आपके हिटलर ने इसे चलाया था, और कहाँ जर्मनी में। मुसोलिनी इटली का था और तानाशाह था, और वो फासिस्ट जो। तो इन दो विचारधाराओं का जो है वो जो जापानीज लोग थे उनके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा कि देखिए ऐसे होते हैं, ये है विचारधारा। अपने देश को ही सिर्फ प्रमुखता रखना और दूसरे देशों को सोचना कि ये कुछ भी नहीं है, और उनके विरुद्ध जो है वो लड़ाइयाँ लड़ना। तो इस विचारधारा के पक्षधर थे, तो उनके तरीकों से, उनके विचारों से प्रभावित थे। तो इसलिए वहाँ पर क्या हुआ, सैन्यवाद हुआ, सेना की जो है ताकत बढ़ी। पांचवा था उच्च अधिकारियों का वध। 1937 ईस्वी तक जो है उग्र राष्ट्रवाद का प्रसार। देखिए राष्ट्रवाद, हम कहते हैं राष्ट्रवाद होना चाहिए, हम भी इसके पक्ष में है कि आपने अपने राष्ट्र से प्रेम तो होना ही चाहिए। लेकिन एक होता है उग्र राष्ट्रवाद कि केवल अपने राष्ट्र तक ही सीमित रह जाना, जैसे कि चाइना अब चल पड़ा जिस विचारधारा को लेकर, ये खतरनाक है उसके लिए भी और दूसरे पड़ोसी देशों के लिए भी, क्योंकि इसका असर जो है वो आप देख सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर और मुसोलिनी का क्या हुआ, वही असर होता है। और फिर जो केवल इन लोगों का नहीं हुआ, इन लोगों के साथ जो है लाखों वो लोग मारे गए जो निर्दोष थे, जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया था। तो वहाँ के लोगों को फिर ये चुकाना पड़ता है। लेकिन ये वो लोग भी शामिल थे, क्योंकि हिटलर जब चलता था, हिटलर जब कहता था तो लोग उसको नतमस्तक होते थे कि भाई ये है देश का देशभक्त, सच्चा देशभक्त तो है, तो यही है। हमारे भी ऐसी विचारधारा जो पनपना शुरू हो चुकी हैं। तो केवल अपने के बारे में, हितों के बारे में सोचना ये भी काफ़ी हद तक जो है सही नहीं है। दूसरों के बारे में, पड़ोसियों के बारे में सोचना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी विचारधारा रखो कि हम भी रहें और दूसरा भी रहे, उस विचारधारा तक जो है राष्ट्रवाद होना चाहिए। तो 1937 में का उग्र राष्ट्रवाद हो गया।
और इसमें क्या था, अब जो मंत्री थे, उच्च पदाधिकारी थे, संसद के सदस्य थे, पत्रकार थे, शिक्षक थे, उनके ऊपर मार पड़ी, क्योंकि ये वो लोग थे जो उग्र राष्ट्रवाद के प्रसार के खिलाफ थे। वो कहते थे ये अच्छी बात नहीं है, और वो सैन्यवादियों के विरोधी थे। लेकिन सैन्यवादियों की ताकत उस समय बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, पहले उनको धमकाया, भाई ढंग से रहो नहीं तो तुम्हारे, और जब वो नहीं माने तो बाद में क्या किया, उनका वध भी कर दिया गया। तो इस प्रकार से ये सैन्यवाद के, हम जापान में जो है वो समझ रहे हैं कि सेना की ताकत क्यों बढ़ी उस समय। फिर आता है अंतिम विरोधी नेता। जापानी जो विरोधी नेता कौन थे, अभी बताया मैंने, मंत्री परिषद है, सदस्य हैं, आपके पत्रकार हैं, सैन्य आपके शिक्षक हैं। तो ये सारे जो लोग थे ये विरोधी थे, किसके, सैन्यवादियों के विरोधी थे। तो सैन्यवादियों ने इनके क्रोध का निशाना बने और उन्होंने क्या किया, सैनिक खर्चे में भारी वृद्धि करी उस समय। भारी वृद्धि, देखिए सैनिकों के लिए उनकी ताकत बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, नए नए हथियार चाहिए। तो बहुत सारा खर्चा, जैसे हमारी जीडीपी का लगभग 50% जो खर्च जो है वो हम सैनिकों के ऊपर करते हैं, ये भारतवर्ष की स्थिति है। तो ठीक उसी प्रकार उन्होंने उससे भी ज़्यादा जो है वो खर्च करना शुरू किया। इससे क्या हुआ, पैसे की कमी हो गई, इसलिए उनको दूसरे देशों से ऋण लेना पड़ा। तो इससे क्या हुआ, जो बोझ था वो आम लोगों को कर के तौर पर दिया जाने लगा, तो आम लोग भी परेशान हो गए। तो जापानी सेना ने, देखिए ये पहले भी आ चुका था, 1931 ईस्वी में जो कार्रवाई की थी, उन्होंने एक तो मंचूरिया के ऊपर अधिकार कर लिया था, ये उनकी उग्र विचारधारा थी, और बैंक ऑफ जापान के गवर्नर और भूतपूर्व वित्त मंत्री को भी हत्या कर दी थी, क्योंकि वो बार बार कह रहे थे कि हमारे देश की स्थिति, वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है। तो लोगों को गलत मैसेज ना हो, वो सैन्यवादियों के विरोधी ना हो जाए, इसलिए उनकी हत्या करवा दी गई। तो ये है वहाँ की जापानीज की जो, तो ये कारण था कि हम ये कह सकते हैं कि ये वो कारण थे जब द्वितीय विश्व युद्ध की तरफ उनको जापानीज की को ले गए, जबकि वो पहले मित्र राष्ट्रों की तरफ से लड़े थे प्रथम विश्व युद्ध में जापान में, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में वो चले गए किसके साथ, जो धुरी शक्तियां थी, जिसमें इटली और जर्मनी शामिल थे। तो उन देशों के साथ मिलकर उसने द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा। तो आप पढ़ते हैं कि 1945 में जब ये द्वितीय विश्व 39 से लेकर 45 तक चल रहा था, तो उस समय जापान की क्या स्थिति, देखिए मैंने कहा कि इनके साथ लड़े, तो इसका मतलब मित्र राष्ट्र इनके खिलाफ थे। और देखिए क्या हुआ, जापानी जो है बहुत, क्योंकि ये इन्होंने बड़े बड़े युद्ध जो लड़े थे और जीते थे, तो उसी ही विचारधारा को लेकर जब ये बढ़े, और खासतौर पर जब एशिया की तरफ आ रहे, तो आपको याद होगा कि ये भारत तक पहुंच चुके थे, भारत के पूर्वी सीमा तक उन्हें जो है ये इनकी सेना पहुंच चुकी थी, और लगातार जो है वो विजय हासिल कर पा रहे थे। लेकिन अब क्या किया भाई, मित्र राष्ट्रों में अब संयुक्त राज्य अमेरिका उसमें शामिल हो चुका था, संयुक्त राज्य अमेरिका उसमें शामिल हो चुका था। जापान ने उनकी जो है उनकी बंदरगाह के ऊपर जो जब आक्रमण किया, तो उससे जो है वो गुस्सा हो गया अमेरिका, और उसने क्या किया, 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान के हिरोशिमा के ऊपर और 9 अगस्त 1945 ईस्वी को नागासाकी पर परमाणु बम पहली बार उसका टेस्ट हुआ जमीन पर, किसके ऊपर, और वो थी जापान की धरती, एक हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम गिराए गए 6 अगस्त और 9 अगस्त को। और इसके कारण वहाँ पर बहुत जो है वो नुकसान हुआ। सोचिए उस समय का लगभग 4000 के करीब जो है वो उस टेम्परेचर का बढ़ जाना, 4000 डिग्री, सोचिए आप, अब 40 डिग्री में कितने गर्मी हो जाती, तो मतलब हड्डियां भी गला देगा। इस तरह का जो है एटम बम जो है फेंका गया, तो ख़त्म हो गए पूरे शहर। और फिर उनको समझ आई कि भाई हम जो है कहाँ हैं और हमारे साथ अब आने वाले टाइम में क्या हो गया। तो उन्होंने सब हथियार जो है वो छोड़ दिए, और इस प्रकार अंततः जो है 14 अगस्त 1945 ईस्वी को समर्पण कर दिया गया। उस समय जो सम्राट थे उनका नाम था होरीहितो। तो उसे अकल आ गई कि अब हम जो है ख़त्म है। तो इस प्रकार से 14 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया, और इस प्रकार से इनके समर्पण करने के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध का जो है अंत भी हो गया। अब क्या हुआ भाई, और जापान हार गया, लेकिन देखिए अमेरिका जैसा ऐसा देश था जो दूसरों को भी जो है, दूसरों के देशों के हितों की भी उसने रक्षा करी। इसका एग्जाम्पल यहाँ बड़े अच्छे से मिलता है। 1945 से लेकर जो है 1952 ईस्वी तक जो अमेरिका के जो जनरल थे, जिनका नाम था डगलस, इनके अधिकार में यहाँ पर जो अधिकार जापान के ऊपर अधिकार अमेरिका का रहा, और डगलस जो वहाँ के जनरल जो है वहाँ के अधिकारी थे, और वहाँ पर शासन जो है चलाया। अब इनको शासन चलाना, तो इनका उद्देश्य क्या था, वहाँ पर किन उद्देश्यों से लेकर ये आए थे, या अमेरिका ने क्या गाइडलाइन इनको दी थी, निशस्त्रीकरण करना, सेना कम करना, युद्ध अपराधियों को सजा देना, अभियोग चलाना,
जापान में एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करना। ऐसा नहीं कि केवल वहाँ पर जो है अपना अधिकार जमाए रखना, उनका लक्ष्य था कि 52 तक जो है 45 से 52 के बीच में जो है ये कार्य करने, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित करना, वहाँ की सरकार को सौंप देना, जापान की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना। ऐसा नहीं कि गरीब बनाना, जैसे अंग्रेजों ने हमें चूसते चले गए और इस प्रकार से अर्थव्यवस्था को धक्का लगा हमारे, तो ऐसा नहीं, उन्होंने अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना ये भी उनका लक्ष्य था। और शिक्षा को नहीं, शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तुम्हारी शिक्षा अगर तुम्हें जो है तुम्हें अपने देश के लिए ही उग्र राष्ट्र विचारधारा के ऊपर ले जाती है तो देश अंततः उसका खात्मा होता है। तो शिक्षा बहुत डिपेंड करती है। तो उस शिक्षा को एक नई दिशा देना, एक नए नजरिए से उसे पेश करना, ये इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य में काफी सीमा तक जो है वो सफल रहे, लेकिन ये कहा कि 52 तक अमेरिका ने यहाँ पर कार्य किया। डगलस ने बहुत ज़्यादा काम करे, इसके कारण क्या था कि जापान जिसे पूरी तरह से तबाह कर दिया गया था वो पुनः एक शक्तिशाली देश बनकर उभर कर सामने आया। तो ये है जापान और अमेरिका का आपसी, जिस अमेरिका ने यहाँ पर परमाणु बम गिराए थे और घुटने टेकने पर मजबूर किया, उसी ही देश ने उसको फिर से जो है, और यही कारण है उसे को ऊपर पहुंचा दिया। तो यही कारण है कि जापान जो है अमेरिका के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध आज भी स्थापित है। और उसके पश्चात देखिए 52 के पश्चात की स्थिति क्या, 1960 के पश्चात देखिए ये वही देश था जब 64 में यहाँ पर ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था और इसमें इसने $3 करोड़ जो है, याद रखना $3 करोड़ बहुत बड़ी जो है, बहुत बड़ा पैसा होता है, $3 करोड़ वो खर्च किया। तो सोचिए कितनी बड़ी जो है वो एक व्यर्थ अर्थव्यवस्था बन चुका था जापान, कितना अमीर हो चुका था उस समय तक, उसकी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो चुकी थी। इसी वर्ष जापान में जो है 1964 ईस्वी में जो है उसने जो है एक नई रेल जो है 200 मील प्रति घंटा चलने वाली रेलगाड़ी, जो विश्व के सबसे ज़्यादा फास्ट चलने वाली गाड़ी थी, रेलगाड़ी थी, उसका आरंभ भी किया था। और आज सोचिए वो कहाँ पहुँच गया, बुलेट ट्रेन में। ठीक है, बुलेट ट्रेन। तो अभी मैं आपको दो चीज़ें दिखा देता हूँ। एक तो एटम बम जो गिराया गया था आपके हिरोशिमा और नागासाकी, तो हिरोशिमा के ऊपर जब बम गिराया गया था, देखिए इस तरह ये था बम, हिरोशिमा के ऊपर गिराया था और ये शहर पूरी तरह से खत्म हो गया, तबाह हो गया था। सोचिए कई सराउंडिंग कई किलोमीटर्स तक ये खत्म हो गया, तबाह हो गया पूरे शहर। तो ये है एटम बम जो कभी होना नहीं चाहिए। किसी ने ठीक ही कहा कि तीसरा युद्ध हमें पता नहीं कि किन हथियारों के लेकर लड़ा जाएगा, क्या क्या हथियार जो है, ये तो एटम सेकंड में होता, पता नहीं कैसे हथियार होंगे, लेकिन चौथा हम मानते हैं कि चौथा केवल डंडों से और पत्थरों से लड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि सभ्यता का विनाश हो जाएगा तीसरे विश्व युद्ध अगर होता है, और फिर प्रारंभ कहाँ से होगा, हड़प्पा सभ्यता जैसी सभ्यताओं से ही होगा। कोई ज्ञान नहीं होगा आने वाली जनरेशन को कि कभी धरती के ऊपर कुछ ऐसा विकास रहा होगा, खत्म हो जाएगी दुनिया, तबाह हो जाएगी। अब दूसरा ये है आपकी बुलेट ट्रेन। देखिए जापान की बुलेट ट्रेन फास्टेस्ट 1000 तक जो है वो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, 1000 प्रति घंटे की रफ्तार से, सोचिए जरा कितना। तो ये है आज का जापान। तो बहुत कुछ सीखने को आपको मिला होगा। थोड़ी सी 2 लाइनें और सिखा देता हूँ। शांति हमें स्वर्ग की तरफ ले जाती है जबकि युद्ध सिर्फ नरक की तरफ ले जाता है। बहुत सही कहा है कि शांति हमें स्वर्ग की तरफ ले जाती है और युद्ध हमें सिर्फ नरक की तरफ ले जाता है। चयन तुम्हारा है कि तुम स्वर्ग चाहते हो या फिर नरक। तो आने वाला भविष्य आप सबके हाथ में है। आप इस धरती को स्वर्ग बनाएं, नरक बनाएं। हमेशा याद रखिए यही, इसकी अनुभूति आपको यही होने वाली है, मरने के बाद कोई अनुभूति नहीं होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ कि आप मुझे बड़े ध्यान से सुनते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।